हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा जो क्लास 10th का हम पॉलिटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स सिविक्स का। ओके, और ये हमारा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है, इसका भी वन शॉट प्रिपरेशन ही कर रहे हैं पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या है बेसिकली, अभी तक हमने दो दो चैप्टर कर लिए हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, दो चैप्टर हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर आपका जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिविक्स में इस चैप्टर में क्या क्या है। एंड देन इसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है उसको क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको पेपर में जब आपका आंसर लिखना हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है ना। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये चैप्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू देते हैं कि ओवरव्यू है क्या, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, क्या चीजें हैं। देखो यार, है ना, ये इससे एक चीज पता चलता है कि जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये तीनों कितना मैटर करेंगे। जेंडर मतलब मेल फीमेल की बात हम बेसिकली करेंगे। रिलीजन में आपके डिफरेंट रिलीजन्स आ जाते हैं। कास्ट, ये तीनों ही हमारे देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, इवन सोशल एंड इकोनॉमिकल, ये सारे चीजों में ये इम्पैक्ट डालते हैं। पॉलिटिकली भी एक इम्पैक्ट डालते हैं ये चीजें। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है एक्चुअली। जो है ना, हमारे यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी है, वो हमारी वो हमारी जो स्ट्रेंथ है, क्या है, स्ट्रेंथ है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करता। डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करता। बेसिकली जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिफरेंसेस का, वो पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है, नहीं देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कि आइडिया टू प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस है, लाइक इवन, और उनके भी कई तरीके सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी है। इनकी वजह से जो सोशल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमारी सोशल डाइवर्सिटी का केस आ जाता है। ठीक है, किसकी सोशल डाइवर्सिटी बन के आता है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। बट कभी कभी ये सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है। ठीक है, सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है। ये सोशल डिफरेंसेस किस बेस पर है, जेंडर बेस पर, रिलीजन बेस पर एंड कास्ट बेस पर। ठीक है, अब यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि वेदर जी एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिफरेंस आर हेल्दी और अदरवाइज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या ये जो डिफरेंसेस हैं, ये सोशल डिवीजन इनइक्वालिटी की वजह से, क्या ये हमारे लिए हेल्दी है, या डेमोक्रेसी को रियल में थ्रेटेंड कर रहा है, रियल में थ्रेटेंड कर रहा है। ये हमें चेक करना है। इस चैप्टर को पढ़ के हमें चीज समझ में आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में है आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स। देखो बेसिकली जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। जेंडर डिवीजन क्या है कि ये हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। अगर आप इंडिया में देखो, जनरली आप देखोगे मेल का काम क्या है कि भाई आपको जॉब करनी है, बिजनेस करनी है। जनरल टर्म की बात कर रही है। और आपको फीमेल, अगर आप सोचोगे तो आपको क्या लगता है, कुक करना है या घर को संभालना है। ठीक है, या बच्चे की केयर, स्टूडेंट चाइल्ड की केयर करनी है। ये सारा काम, ये एक तरीके से हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। क्या है, हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। तो इसी चीज को पढ़ना है कि क्या व्हाट इज रेयरली रिकॉग्नाइज इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमें जाना कि क्या ये रेयरली रिकॉग्नाइज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में। जेंडर डिवीजन जो है ना, आप अगर आप समझोगे कि नेचुरल अनचेंजेबल है। क्या है, नेचुरल अनचेंजेबल, बायोलॉजिकल नहीं है। ये एक्चुअली सोशल एक्सपेक्टेशन स्टीरियोटाइप्स है। अगर आप इंडिया में बात करो तो ये स्टीरियोटाइप है कि हाँ भाई, अगर शादी हुई या फिर अगर लड़की जन्म ली तो उसका एंड में क्या काम है, उसको फैमिली की केयर करनी है, खाना बनाना है, बच्चे की केयर करनी है, ये सारा काम। और सोशल एक्सपेक्टेशन उनसे क्या होती है, इसी चीज की होती है। अगर थोड़ा सा भी सोशल एक्सपेक्टेशन यहाँ से बदलता है, तो जो आपका सोसाइटी है, उसको लगता है कि जो फीमेल है या जो गर्ल है, वो क्या है, हाथ से निकल रही है। बेसिकली ये थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशन है या वो स्टीरियोटाइप होता है। अगर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक तरीके, इसमें क्या है, मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है, एक्चुअली ये सिस्टम होता है जिसके अंदर कि all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them। यानी घर के अंदर जितना भी काम होगा, वो या तो वुमेन के द्वारा किया जाएगा, या उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक हेल्पर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिस्टम है जिसमें बात करी जाती है। इसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। बट प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि वुमेन्स क्या है, हर फील्ड में उतर रही है, हर फील्ड में उनका ग्रोथ आ रहा है, और हर फील्ड में वो काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपसे बात करी जाए कि परसेप्शन क्या है आइडियल वुमन का।
अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल वुमन की परसेप्शन क्या है, तो देखो यार, ये ना, जैसे अगर आप टीवी सीरियल की बात करो, टीवी सीरियल्स क्या सोचता है कि जो परसेप्शन आइडियल वुमेन है वो कौन है, जो आइडियल व्यूअर है, जो मतलब डेली बेसिस पर उनके अगर चैनल देख रहा है या उनकी सीरियल्स देख रहा है, तो वो क्या है, एक आइडियल व्यूअर है। अगर फैशन इंडस्ट्री के हिसाब से बात करी जाए कि आइडियल वुमेन कौन है, तो आइडियल ब्यूटी का केस आ जाता है। सोसाइटी के हिसाब से बता हाउसवाइफ का केस आ जाता है। पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ के हिसाब से आइडियल ब्राइड, आइडियल ब्राइड मतलब समझ रहे हो ना, ये देख रहे हो ये क्या है ना, डॉरी की बात करी जा रही है। एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज के हिसाब से देखा है तो आइडियल एम्प्लॉयज, ठीक है, वो होते हैं। तो कहने का मतलब, विच वन ऑफ इज दिस इज यू, वुमेन्स के लिए कि आप कौन हो इनमें से, ठीक है। तो जनरली ये स्टीरियोटाइप आ जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन की। देखो हम ना यहाँ पे एक्चुअली ना, देखो स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे थे कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेटेंड करता है। अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी को थ्रेटेंड करता है, तो इसी चीज पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भी। तो ये सारी चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली यही चीज के लिए कि लास्ट एंड में ये हमें पता लगाना है कि क्या ये डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, ये केस आ जाता है। तो लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज थॉट वुमेन constitute half of the humanity, their role in public life especially politics is minimal in most society। समझ में आया क्या कहने का मतलब है, कि वुमेन है ना, जो कि हाफ ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, मतलब अगर आपका हाफ पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका जो रोल है ना पब्लिक लाइफ में स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो मिनिमल है। क्या है, मिनिमल है इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो अर्लियर था, वुमेन मैन ही जो पब्लिक अफेयर्स में या वोट एंड कंटेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ओनली मैन, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स में तो समझ लो ना, एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या सोशल वर्क में आप देखोगे वहां पर अगर इलेक्शन हो रहा है, तो उन सब चीजों में मैन को ही ज्यादा प्रेफर दिया जाता था। क्योंकि आइडियल वुमन की क्राइटेरिया पे अगर फिलअप होगी तो ना, समझ में, आइडियल वुमन मतलब भाई, अगर आप बात करो जनरली सोसाइटी के हिसाब से आइडियल वुमन का केस क्या है भैया, तो भाई वो हाउसवाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो ये वाला केस। ग्रेजुअली जो है जेंडर इशू रेज किया गया पॉलिटिक्स में, और इसने इट डिमांडेड टू इनहेंस द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, और उनकी एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी को भी इम्प्रूव किया गया। और जिस मूवमेंट की वजह से, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स को इक्वालिटी इन पर्सनल फैमिली लाइफ मिला, आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखो जब दैट मूवमेंट विच वाज रेज्ड बाय वुमेन, वो मूवमेंट जो वुमेन के थ्रू रेज किया जाएगा टू गेट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प करता है वुमेन्स रोल को पब्लिक लाइफ में। इंडिया एक मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है। वुमेन डिसएडवांटेज भी फेस करती है, डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती है, इवन ऑपरेशंस भी फेस करती है, वेरियस बहुत तरीके हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे अगर आप देखो कि इंडिया में 76% मैन न पढ़े हैं, और 54% ही सिर्फ क्या है, वुमेन्स पढ़ी हुई है। अब डिफरेंस देख पा रहे हो कितने का है, ठीक है। डिफरेंस अगर आप देखो 22% का डिफरेंस है, कितने का, 22% का डिफरेंस है। दैट मीन 22% जो वुमेन है वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर हम एवरेज बात करें कि इंडियन जो वुमेन्स है ना, वो 1 घंटा ज्यादा काम करते हैं एक एवरेज मैन से, ठीक है, और फिर भी उनके काम को पेड नहीं है। और दैट इज उस टाइम पे इक्वली रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976 आया, जिसमें इक्वल वेजेस की बात करी गई, ठीक है, इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो कि जो घर के काम होते हैं उनके लिए वो पेड नहीं होते, बट उनके लिए वो एक तरीके से आप इसके हिसाब से पेड नहीं है। बट आगे लॉयल या लव, फैमिली का प्यार, ये सारी चीजें उनको जब मिलती हैं तो वो एक तरीके पेड ही है। बट अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो पेड नहीं है जो सोशल वर्क किया जाता है। इंडिया में देखा जाए कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो लेड टू डिक्लाइन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब समझ लो कि मतलब लाइक 1000 में कितने गर्ल्स, ठीक है, बॉर्न हुई, तो वो अलग केस है। या फिर कितने गर्ल्स प्रेजेंट है 1000, अगर 1000 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी है, 900 है, 800 है या 950 है, ठीक है, ये केस आता है। तो ये इसका रीजन क्या है, सेक्स सिलेक्टिव ओवरशन, मतलब फीमेल है या बच्चा जो है वो आपका गर्ल है या फीमेल है,
सीधी सी बात है, जैसी फीमेल पता चलता था लोग क्या कराते, अबॉर्शन करा लेते थे। क्या करा लेते थे? अबॉर्शन करा लेते। इवन अर्बन एरिया जो है वुमेन्स के लिए क्या है, पर्टिकुलरली अनसेफ हो चुका है अभी भी। ठीक है, ये आप देखो कि कंट्रीज के बारे में दे रखा है कि कौन सी कंट्री का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। अगर आप देखो कि पिंक है, वहां पे आप गर्ल्स का जो वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है 2011 के हिसाब से। अभी भी 2011 का ही चल रहा है, क्योंकि अभी आपका वो चेंज नहीं हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है। ग्रीन कलर का है वो 926 टू 950 के बीच में यहाँ पे गर्ल्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और आपका येलो है जहाँ पर, वहाँ पे आपका यहाँ पे लाइट येलो है, वो ये किस है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब बिलो 875 वो आपका कौन सा है? वो आपके कुछ स्टेट्स दिख रहे हैं क्या? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये केस आ जाता है। अब बात करेंगे कि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या, मतलब क्या है या कितना हुआ है, इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। देखो, जो इश्यूज रिलेटेड होता है ना वुमेन्स के, उसको उस तरीके से अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए, इसकी वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट वुमेन्स मूवमेंट चलाए गए। और अनलेस, कंक्लूजन ये निकला दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर, द प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन इन इंडिया। ठीक है, जब तक वुमेन्स को कंट्रोल पावर नहीं मिलेगा तो उनको उतना अटेंशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोकसभा है इंडिया में, लोकसभा है, उनके अंदर जो आप परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन देखोगे तो 12% ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ फर्स्ट टाइम 2014 में हुआ। ठीक है, 12%। मतलब अगर 545 सीट में से तो 12% जो है वो वुमेन्स वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, इवन स्टेट असेंबली के अंदर भी उनका 5% से कम नहीं है। नहीं, जो शेयर जो है स्टेट असेंबली में वो भी क्या है, 5% से कम है। क्या है, 5% से कम है अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी। अगर बात करें कि ये तो हमने रीजन जाना कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, 12% कहाँ पर आपका लोकसभा में, 5% से भी कम कहाँ है स्टेट असेंबली में। तो अगर बात करें कि इन वुमेन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई हमें ना फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स देना होगा इलेक्टेड बॉडी में। ठीक है, इलेक्टेड बॉडीज में उनको फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स का रिजर्व करना पड़ेगा। लाइक पंचायत या म्यूनसिपैलिटी में देखोगे 1/3 ऑफ सीट्स लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। कितनी? ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जिसमें 1/3 ऑफ सीट जो है लोकल गवर्नमेंट में वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। किसकी कर दी गई थी? वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। दे आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटिंग रूरल अर्बन लोकल बॉडी। और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखोगे 10 लाख से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर है, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में। तो अगर आप देखोगे जेंडर डिवीजन जो एग्जाम्पल है, some form of social division need to express in politics। ये और चीज और परसेंट शो करता है कि डिसएडवांटेज ग्रुप जो है टू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू। जब भी कोई भी सोशल डिवीजन, यार देखो यार सीधी सी बात है, जब भी कोई भी ना आप जैसे जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया या कास्ट हो गया, अगर इसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करोगे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करोगे तो कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप ही इसका बेनिफिट उठाएंगे। ये डिसएडवांटेज ग्रुप होने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप यहाँ पे बात करी जाए कि हम वुमेन्स की बात करें, डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब जो रिच सेक्शन हो गए, ये अपने वुमेन्स को वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराएंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना उनके लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू पुअर वुमेन। ठीक है, ये भी केस आता है। अब बात करते हैं रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन और कॉम्युनलिज्म में जो पॉलिटिक्स है उसका क्या रोल है? तो वो सिंपल से अगर बात करें कि रिलीजन क्या है बेसिकली, तो रिलीजन हर किसी का अपना पर्सनल वो होता है। ठीक है, मतलब पर्सनल अपना स्पिरिचुअल वो थिंकिंग होती है, प्रोसेस होता है, वो वे ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, उनका जो रिलीजन बेस्ड होता है। अगर इसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाए तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स इंडिया में। ठीक है, और पीपल जो है अपने अपने एक्सप्रेस वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स को, देयर नीड्स के हिसाब से, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, उनकी अपनी अपनी एक डिमांड होती है अपने रिलीजन बेस्ड पर। ठीक है, तो वही केस आ जाता है कि रिलीजन किस तरीके से काम करता है।
बट ये कॉम्युनलिज्म देखो वर्ड यूज कर दिया गया ना, तो इसका मतलब होता है कि जब भी यूज किया जाए रिलीजन का पॉलिटिक्स के अंदर, जब भी यूज किया जाए रिलीजन का पॉलिटिक्स के अंदर, उसको कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बिलीफ होता है ना वन रिलीजन का, तो हमेशा सुपीरियर दिखाया जाता है अदर रिलीजन से। ठीक है, मतलब कोई भी जो रिप्रेजेंट, मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ए पॉलिटिकल पार्टी एंड बी पॉलिटिकल पार्टी, ये रिलीजन हिंदू यानी एक्स और ये रिलीजन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए वाला हमेशा क्या सोचता है कि हमारा जो रिलीजन है यानी एक्स जो रिलीजन है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू वाई से, बी के रिलीजन से। तो ये केस आ जाता है। जनरली क्या होता है कि जो डिमांड होता है ना वन रिलीजियस ग्रुप का, वो अपोजिशन होता है अनदर के लिए। मतलब मान लो कि अगर ए ने एक्स के लिए कुछ डिमांड करी, बी इसका क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि वो इसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप राम मंदिर का केस देख लो, अगर आप बात करो तो when स्टेट पावर यूज किया जाता है एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द रेस्ट, और कम्युनलिज्म तब भी आ जाता है जब स्टेट पावर किसी एक रिलीजन को क्या है, डोमिनेट कराता है, एस्टेब्लिश कराता है डोमिनेशन ओवर द रेस्ट इन ओवर द अदर रिलीजन्स। तो ये भी आपका एक तरीके से कॉम्युनलिज्म हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत तरीके से आप वेरियस फॉर्म्स में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका है कॉम्युनलिज्म। जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कॉम्युनलिज्म का, वो हो गया कि रिलीजन प्रिजुडाइज। रिलीजन प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि पहले से ही किसी रिलीजन के बारे में थिंकिंग बना लेना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? रिलीजन प्रिजुडाइज कहा जाता है। स्टीरियोटाइप्स होता है ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, उनके बारे में। और बिलीफ ये होता है कि वन सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन, ये केसेस आ जाते हैं। जैसे आप AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके थोड़े अगर आप इनके बारे में सर्च करो तो आपको पता चलेगा किस तरीके। या फिर आप बीजेपी की भी बात कर लो, बीजेपी भी क्या है, अगर आप आंख बंद करो तो बीजेपी आपको साफ पता चलेगा किस रिलीजन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कराती है या उसके बारे में उसको आगे बढ़ाना चाहती है। कम्युनल जो माइंड होता है वो बहुत सारे क्वेस्ट खड़ा करता है पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ऑन रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है जिस लाइन पे, वो भी होता है। जैसे सैक्रेड सिंबल के ऊपर रिलीजियस लीडर इमोशनल अपील एंड प्लेन फेयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरेना। ये भी इस तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक तरीके से कराया जाता है रिलीजियस लाइन पर। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कॉम्युनल जो है ना अगली फॉर्म ले लेता है, कॉम्युनल वायलेंस का, राइट्स का और मस्करे का। ठीक है, इंडिया जो पाकिस्तान है, ये बहुत सारे वो राइट्स और मैसेकर से वो हुए हैं क्या आपका, अलग हुए हैं। ठीक है, स्प्लिट हुए थे जब, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मैसेकर और राइट्स चले थे, वायलेंस चला था, कॉम्युनल वायलेंस। 1947 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये केस आया था। तो एक तरीका मैं आपसे बात करूं कि इंडिया क्या है, तो भाई इंडिया सेकुलर स्टेट है। क्या है? 42nd अमेंडमेंट के तहत आपका इंडिया एक सेकुलर स्टेट बन गया था। ठीक है, ये पहले नहीं था सेकुलर वर्ड यहाँ पे इंडिया में। जो इंडिया का प्रियम्बल है उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था। ठीक है, बट हाँ आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं 25 to 28 तक। ठीक है, तो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट्स क्या है? कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा इंडियन स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करेगा ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी को फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, नॉट टू अलाउ एनी फॉलो एनी। ठीक है, ये केस आता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स पे। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा स्टेट को कि इंटरवीन करे मैटर्स ऑफ रिलीजन्स इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। रीजन कम्युनिटी के अंदर इक्वालिटी रहे उसको इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को कि आप इंटरवीन कर सकते हो। लाइक इट बैन्स अनटचेबिलिटी। इससे क्या करते हैं, इस वजह से क्या अनटचेबिलिटी बैन होगी हमारे अंदर। अब जो बात, अभी हमने रिलीजन्स की बात करी, कम्युनलिज्म की बात करी, तो उसका आया क्या? सेकुलर स्टेट। अब बात करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, जो रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पर हम डिस्कस करेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स के दोनों ना सम पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट है। जैसे चलो बात करें कास्ट इनइक्वालिटी। देखो हमारी सोसाइटी में ना जनरली क्या होता है कि एक टर्म, जैसे मानो कि एक सोसाइटी जो, आप पुराने टाइम से अगर आप देखो हिस्ट्री के हिसाब से, तो मान लो कि अगर एक कास्ट है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे सब्जी बेच रहा है,
जनरली उनकी जो सिमिलर उनके जो वो जो कास्ट होगी वो सिमिलर काम करेगी, या तो वो सब्जी बेच रही होगी या वही बिजनेस कर रही होगी। तो बिजनेस ही इसका क्या अपग्रेड लेवल है, ठीक। और शादी भी वो उसी कास्ट में कर रहे होंगे, और इवन अदर मेंबर के साथ वो खाना नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कास्ट इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाता है? कास्ट इनइक्वालिटी का एग्जांपल आ जाता है। लेकिन ये कम हुआ है बाय किस? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन से, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन से, इवन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी से। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब जॉब के लिए दूसरे स्टेट्स में जाना, एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो वीक होने की वजह से, ठीक है। ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हाइकिंग जो थी ब्रेक डाउन हो रही है। क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिटेड किया है इंडिया के अंदर कोई भी कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये केस है। अब बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की। कैसे कास्ट वेरियस फॉर्म्स ले लेता है पॉलिटिक्स के अंदर। यानी कभी कभी पार्टीज क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट और जो गवर्नमेंट होती है ना फॉर्म, वो जनरली क्या करती है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कास्ट को, एंड ट्राइम्स टू फाइंड अ प्लेस इन इट। इससे क्या होता है कि मान लो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, उसमें एक्स वाई जेड ये डिफरेंट आपके कास्ट है, ठीक है। इन सबको कुछ ना कोई पोजीशन दे देती है गवर्नमेंट के अंदर, जिससे कि सारी जो कम्युनिटी है वो क्या है, खुश रहे, या उनको एक प्राउड फील हो कि हमारी कम्युनिटी का बंदा ये रेलवे मिनिस्टर है, हमारी कम्युनिटी का बंदा क्या फाइनेंस मिनिस्टर है, इस तरीके से। पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन के अंदर, वो अपील जब करते कास्ट सेंटिमेंट विन द इलेक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि रिलीजन का कास्ट का आप यूज नहीं कर सकते, बट हाँ लोग करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर करते हैं। टू गेन सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, रेज करते कास्ट बेस्ड इशू ड्यूरिंग इलेक्शन टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। यानी उस पॉलिटिकल जो उस कास्ट का जो भी इशू है, उस बेस पर वो क्या करेंगे, इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। एज द वन मैन वन वोट सिस्टम और अडल्ट फ्रेंचाइज मेड द वोटर वेरी पावरफुल। एक आदमी एक वोट, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इस चीज ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिया है हमारी डेमोक्रेसी को, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो में पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कॉन्शियस ऑफ द राइट टू वोट एंड देयर पावर्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बना देती है पीपल को कि भाई आप अपने राइट टू वोट एंड देयर पावर्स के बारे में अवेयर रहो। क्या रहो? अवेयर रहो इन सब चीजों की वजह से। ड्यूरिंग इलेक्शन अगर हम देखें तो कास्ट मैटर करता है, बट इस सभी यही चीज नहीं होता। सिर्फ कास्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कास्ट इम्पैक्ट नहीं करता हुआ इलेक्शन के अंदर, बहुत अदर्स चीजें भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे पीपल का जो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो उस पर भी आपका जो है लोग वोट देते हैं। पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स पे भी लोग वोट देते हैं। तो दो तीन केसेस है, जैसे कैंडिडेट पार्टी है ना, नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। किसी भी कैंडिडेट पार्टी को अगर आपको जीतना है, तो मोर देन वन कास्ट से ज्यादा आपको क्या है, उनका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कोई भी जो पार्टी है वो सारे वोट, ठीक है, वोटर्स एक कास्ट के या कम्युनिटी के नहीं पा लेते, ठीक है। सम वोटर्स, कुछ वोटर्स होते हैं जो मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, while many voters no candidate from their caste। कुछ वोटर्स अब मोर देन, कुछ वोटर्स के वन कैंडिडेट, एक सेम कास्ट से एक से ज्यादा कैंडिडेट हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे, एक ही का मतलब बहुत सारे कास्ट ऐसे जहाँ से एक भी आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जाता है, तो उनका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हमारे जो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर या आपका स्टेट असेंबली के अंदर। रूलिंग पार्टी और सिटिंग एमपी या एमएलए जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये लोग भी चेंज कर देते हैं। तो ये सारी केसेस आते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स इन कास्ट की, देखो ये क्या था, ये आपका था कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट के केस लेके चल रहे थे, भाई हमें ये सारी चीजें चाहिए। बट जब बात आ जाती है पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स होने लगे, तब मामला थ्रेटन करने लगता है, ठीक है। लाइक पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, इवन कास्ट आइडेंटिटी, by bringing into the political arena। कुछ few points है जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट को, अच्छी चीजें भी है। लाइक ईच कास्ट ग्रुप्स ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। क्या कहते हैं कि हर कास्ट क्या करता है कि अपने को बिगर करता है, ठीक है, बाय वो अदर्स इन नेबर कास्ट या सब कास्ट को जोड़कर।
बहुत सारे कास्ट हैं जो अदर कास्ट और कम्युनिटी के साथ फॉर्म करते हैं, एंड देन दे एंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, और फिर वो किस में जाते हैं, डायलॉग और नेगोशिएशन में जाते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप जो बिकम पॉलिटिकल एरिना के लिए, वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो चुका है। आप बार बार सुनते हो ओबीसी के बारे में, ठीक है, एससी के बारे में, तो ये एक तरीके से क्या है, फॉरवर्ड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पॉलिटिक्स इन कास्ट के अंदर आ जाती है। कास्ट जो है प्ले करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। कास्ट डिफरेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे कि इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कास्ट डिवीजन जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, टेंशन एंड इवन वायलेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपका मैटर करती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। और ये एक तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, ये आप आंसर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स इन कास्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये 3 पॉइंट्स डाल दो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो एंड प्रिपेयर करो अपने आप को, क्योंकि एग्जाम जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। एंड आई होप कि आप अच्छा करेंगे। एंड थैंक्स टू ऑल।